नमस्कार। चलिए आज समझते हैं एनसीईआरटी क्लास 10 हिस्ट्री का चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। अब देखिए, ये चैप्टर सिर्फ कुछ घटनाओं की लिस्ट नहीं है, नहीं, ये उस सोच को, उस आइडिया को समझने की कहानी है जिसने आज की दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा और फाउंडेशनल सवाल इस चैप्टर का यही है कि यूरोप में ये जो राष्ट्रवाद मतलब नेशनलिज्म का आइडिया है, ये आया कहाँ से? मतलब ऐसा क्या हुआ कि लोगों ने खुद को किसी राजा की प्रजा मानने की जगह एक राष्ट्र का नागरिक, एक सिटीजन मानना शुरू कर दिया? और सबसे जरूरी 1789 की फ्रेंच रेवोल्यूशन का इससे क्या लेना देना है? ये वो सवाल है जो बोर्ड एग्जाम्स के लिए आप मान कर चलिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक सपने से। साल था 1848 और एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे फ्रेडरिक सोरियो। उन्होंने ये पेंटिंग बनाई, पर ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, ये एक सपना है। एक ऐसे यूरोप का सपना जहां राजशाही यानी मोनार्की खत्म हो चुकी है और सभी देश स्वतंत्र राष्ट्र राज्य यानी नेशन स्टेट्स बन चुके हैं। जरा देखिए कैसे अलग अलग देशों के लोग अपने अपने झंडे लेकर एक लंबी कतार में स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ बढ़ रहे हैं। ये पेंटिंग असल में राष्ट्रवाद की पूरी सोच का एक विजुअल आइडिया है। तो इस सपने के सच होने की कहानी को हम कैसे समझेंगे? हमारा रोड मैप कुछ ऐसा है। पहले सोरियो का सपना, फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन की वो पहली चिंगारी, इसके बाद रूढ़िवाद और क्रांतिकारियों का टकराव, फिर आएगा क्रांतियों का दौर और फिर जर्मनी और इटली का यूनिफिकेशन, और हाँ, आखिर में एक क्विक रिवीजन तो बनता है। चलिए तो शुरू करते हैं उस पहली चिंगारी से। देखिए, नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद की जो पहली क्लियर एक्सप्रेशन थी वो हमें 1789 की फ्रेंच रेवोल्यूशन में ही मिलती है। यही वो घटना थी जिसने राष्ट्र के आइडिया को पहली बार एक कॉन्क्रीट फॉर्म दिया। तो सवाल ये है कि क्रांतिकारियों ने आखिर ये किया कैसे? देखिए, उन्होंने लोगों में एक कलेक्टिव आइडेंटिटी, एक सामूहिक पहचान बनाने के लिए कई स्टेप्स लिए। सबसे पहले नए आइडियाज लाए गए, जैसे ला पैत्री यानी पितृभूमि और ले सिटवायन यानी नागरिक। राजा का झंडा हटाकर एक नया तिरंगा झंडा लाया गया। स्टेट्स जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। पूरे देश के लिए एक जैसे कानून बनाए गए और फ्रेंच को राष्ट्र की कॉमन लैंग्वेज बना दिया गया। ये सारे कदम मिलकर लोगों को ये फील करा रहे थे कि हाँ, हम सब एक ही राष्ट्र का हिस्सा हैं। और हाँ, यहीं से बनता है एक पक्का 5 मार्क्स का बोर्ड क्वेश्चन। सवाल सीधा आता है, What steps did the French revolutionaries take to create a sense of collective identity? तो अगर ये सवाल आए तो आपको इन्हीं पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है। आप न्यू आइडियाज, न्यू सिंबल्स, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन जैसी सब हेडिंग्स के साथ अपना आंसर फ्रेम कर सकते हैं। ये पॉइंट्स दिखाते हैं कि राष्ट्र का आइडिया सिर्फ हवा में नहीं था, बल्कि उसे बनाने के लिए कॉन्क्रीट एक्शंस लिए गए थे। अब कहानी में एंट्री होती है नेपोलियन की, और इसका रोल बड़ा ही डबल एज्ड है। एक तरफ उसने फ्रांस में डेमोक्रेसी खत्म कर दी, लेकिन दूसरी तरफ उसने एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ रेवोल्यूशनरी रिफॉर्म्स किए, जैसे कि 1804 का नेपोलियनिक कोड। ये एक बहुत बड़ा कदम था और यहाँ से भी एक 3 मार्क्स का सवाल बन सकता है कि नेपोलियनिक कोड की मेन फीचर्स क्या थी। तो याद रखिएगा, जन्म से मिलने वाले सारे प्रिविलेजेस खत्म, कानून के सामने सब बराबर और राइट टू प्रॉपर्टी को सिक्योर किया गया। और जब नेपोलियन ने यूरोप के बाकी हिस्सों को जीता तो ये सुधार भी उसके साथ साथ वहां पहुंचे। तो एक तरह से अनजाने में ही सही, उसने नेशनलिज्म के आइडियाज को पूरे यूरोप में फैला दिया। अच्छा, नेपोलियन की हार के बाद यानी 1815 के बाद यूरोप की पॉलिटिक्स में एक नया मोड़ आया। अब 2 आइडियाज के बीच एक सीधी टक्कर थी। एक तरफ थे रूढ़िवादी यानी कंजर्वेटिव्स, जो पुरानी व्यवस्था, ओल्ड सिस्टम को वापस लाना चाहते थे, और दूसरी तरफ थे क्रांतिकारी, जो नेशनलिज्म और लिबरलिज्म के आइडियाज को आगे बढ़ाना चाहते थे। तो सवाल है, ये 2 विचारधाराएं आखिर थीं क्या? देखिए, रूढ़िवाद यानी कंजर्वेटिज्म एक ऐसी सोच थी जो ट्रेडिशन, मोनार्की, चर्च, इन सब पुरानी संस्थाओं को बनाए रखना चाहती थी। वहीं दूसरी ओर उदारवाद यानी लिबरलिज्म इंडिविजुअल फ्रीडम और इक्वालिटी बिफोर लॉ पर जोर देता था। लिबरल लोग चाहते थे कि सरकार जनता की मर्जी से बने और मार्केट फ्री हो। 19वीं सदी का पूरा यूरोप सच पूछिए तो इन्हीं 2 ताकतों की लड़ाई का मैदान बना रहा। तो 1815 में क्या हुआ? जिन 4 बड़ी ताकतों ने मिलकर नेपोलियन को हराया था, ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया, वो सब वियना में मिले। इस मीटिंग को कहते हैं कांग्रेस ऑफ वियना, और इसका मकसद बिल्कुल सीधा,
नेपोलियन ने जो भी बदलाव किए थे उन्हें रिवर्स करना, उन्होंने फ्रांस में बर्बन डायनेस्टी को वापस सत्ता में ला दिया, फ्रांस के बॉर्डर्स पर नए राज्य बना दिए ताकि वो फैल न सकें। कुल मिलाकर उनका मेन गोल यूरोप में कंजर्वेटिव ऑर्डर को फिर से एस्टैब्लिश करना था। और इस पूरे कंजर्वेटिव सिस्टम के जो आर्किटेक्ट थे वो थे ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक। उनका एक बहुत फेमस कोट है जो सब कुछ कह देता है, जब फ्रांस चीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। मतलब फ्रांस में हुई छोटी से छोटी घटना का असर पूरे यूरोप पर पड़ता था। लेकिन कंजर्वेटिव सरकारें क्रांतिकारियों की आवाज को पूरी तरह दबा नहीं सकी। इसी दौर में एक हीरो उभर कर आया, जुज़ेप्पे मत्सिनी। मत्सिनी का मानना था कि भगवान ने नेशंस को ही मैनकाइंड की नेचुरल यूनिट्स बनाया है, इसलिए इटली को टुकड़ों में नहीं बल्कि एक सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक बनना चाहिए। और अपने इस मिशन के लिए उन्होंने यंग इटली और यंग यूरोप जैसी सीक्रेट सोसाइटीज बनाई। मेटरनिक ने उन्हें हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन कहा था। आप समझ सकते हैं कि उन्होंने कंजर्वेटिव्स की नींद उड़ा दी थी। और मेत्सिनी जैसे क्रांतिकारियों के आइडियाज ने ही अगले फेज की जमीन तैयार की, जिसे हम कहते हैं द एज ऑफ रेवोल्यूशंस 1830 टू 1848। ये वो दौर था जब लिबरलिज्म और नेशनलिज्म ने मिलकर कंजर्वेटिव ऑर्डर को एक खुली चुनौती दी। इस दौर में एक के बाद एक कई बड़ी घटनाएं हुई। 1830 में फ्रांस में फिर से क्रांति हुई, बेल्जियम नेदरलैंड से अलग हो गया, ग्रीस ने ऑटोमन एम्पायर से आज़ादी हासिल की और 1848 आते आते तो पूरे यूरोप में विद्रोह की एक लहर सी दौड़ गई। और हाँ, यहाँ एक और 3 मार्क्स का सवाल बनता है, नेशनलिस्ट स्ट्रगल्स में महिलाओं का क्या रोल था? तो याद रखिएगा, महिलाओं ने अपने पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनाए, न्यूज़पेपर्स शुरू किए, डेमोन्स्ट्रेशंस में हिस्सा लिया। भले ही उन्हें वोटिंग राइट्स नहीं मिले, पर उनका कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट था। और यहीं से एक और बहुत इंपॉर्टेंट 3 मार्क्स का सवाल आता है, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ने यूरोप में नेशनलिस्ट फीलिंग्स को कैसे मोबिलाइज किया? इसका आंसर लिखते समय 3 पॉइंट्स पर फोकस करना है। पहला, ग्रीस को क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन यानी यूरोपीय सभ्यता का पालना माना गया। दूसरा, पोएट्स और आर्टिस्ट ने पब्लिक ओपिनियन मोबिलाइज किया, जैसे इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन जो ग्रीस के लिए लड़ने गए और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। और तीसरा, इसे एक मुस्लिम एम्पायर के खिलाफ क्रिश्चियन यूरोप के स्ट्रगल के तौर पर देखा गया। अगर आपको हमारे पढ़ाने का अंदाज पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल बुक बडी एक्सप्लेन्स को अभी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी फायदा उठा सकें। अब चलिए वापस अपने टॉपिक पर। तो 1848 की क्रांतियां भले ही दबा दी गई, पर उन्होंने नेशनलिज्म की आग को और तेज कर दिया। अब एक बड़ा शिफ्ट आया। नेशनलिज्म का लीडरशिप अब लिबरल्स के हाथ से निकलकर कंजर्वेटिव्स के हाथ में आ गया, जिन्होंने नेशन बिल्डिंग के लिए सेना और डिप्लोमेसी का इस्तेमाल किया। और इसी का नतीजा था जर्मनी और इटली का यूनिफिकेशन। जर्मनी का यूनिफिकेशन एक परफेक्ट कॉज इवेंट रिजल्ट स्टोरी है। कॉज क्या था? लिबरल्स का 1848 का अटेम्प्ट फेल हो गया। इवेंट क्या हुआ? रूसिया के चीफ मिनिस्टर ऑटो वॉन बिस्मार्क ने ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी अपनाई। 7 साल में 3 युद्ध लड़े और जीते। और रिजल्ट 1871 में वर्साई के हॉल ऑफ मिरर्स में प्रूशिया के किंग विलियम माया को जर्मन एम्परर घोषित कर दिया गया। यहाँ से सीधा 5 मार्क्स का सवाल बनता है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। इसमें आपको यही कॉज, इवेंट, रिजल्ट सब डिटेल में बताना है और बिस्मार्क के रोल को हाईलाइट करना है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये उसी हिस्टोरिकल मोमेंट की है। वर्साई के शीश महल में जर्मन एम्पायर की घोषणा हो रही है। सोचिए, ये सौरियों के सपने के सच होने का कितना पावरफुल सिंबल था, जहां एक बिखरा हुआ रीजन एक स्ट्रॉन्ग नेशन स्टेट में बदल गया। अच्छा, जर्मनी के बाद अब जरा इटली की कहानी देखते हैं। ये जो नक्शे हैं, ये खुद पूरी कहानी बता रहे हैं। यूनिफिकेशन से पहले इटली 7 राज्यों में बिखरा हुआ था, अब पैचवर्क ऑफ स्टेट्स। और यूनिफिकेशन के बाद ये एक राष्ट्र बन गया। ये बदलाव रेवोल्यूशनरी था। इटली का यूनिफिकेशन भी करीब करीब वैसा ही पैटर्न फॉलो करता है। कॉज, मजीनी के रेवोल्यूशनरी अटेम्प्ट्स फेल हो गए। इवेंट, अब जिम्मेदारी सार्डिनिया पिडमॉन्ट के मिनिस्टर कवूर ने उठाई। उन्होंने फ्रांस के साथ एक डिप्लोमेटिक अलायंस बनाया और ऑस्ट्रिया को हराया। उधर जिसेपे गैरिबाल्डी ने अपनी आर्म्ड वॉलंटियर्स के साथ साउथ इटली को जीत लिया। और रिजल्ट 1861 में विक्टर इमैनुअल II को यूनिफाइड इटली का किंग घोषित कर दिया गया। यहाँ से भी एक बोर्ड क्वेश्चन बनता है, इटालियन यूनिफिकेशन में मजीनी, कवूर और गैरिबाल्डी के कंट्रीब्यूशन को डिस्कस करें। अच्छा, तो अब राष्ट्र तो बन गए, पर एक नया सवाल सामने आया।
एक राष्ट्र को, एक नेशन को दिखाया कैसे जाए, मतलब एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को एक कॉन्क्रीट इमेज कैसे दें? इसका जवाब आर्टिस्ट ने दिया फीमेल एलेगोरी यानी नारी रूपक का इस्तेमाल करके। जैसे फ्रांस में मरियान को राष्ट्र का सिंबल बनाया गया जो लिबर्टी और रिपब्लिक का प्रतीक थी। ठीक वैसे ही जर्मन राष्ट्र का प्रतीक बनी जर्मेनिया जो ओक लीव्स का मुकुट पहनती है क्योंकि जर्मन ओक हीरोइज्म का प्रतीक है। ये सिर्फ तस्वीरें नहीं थी, ये लोगों में एक नेशनल फीलिंग जगाने का एक पावरफुल तरीका था। चलिए अब फटाफट पूरे चैप्टर की डेट्स को रिवाइज करते हैं। ये 5 तारीखें इस चैप्टर की बैकबोन हैं। 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन, 1815 कांग्रेस ऑफ वियना और कंजर्वेटिज्म की वापसी, 1830 जुलाई रेवोल्यूशन, 1848 पूरे यूरोप में रेवोल्यूशंस की लहर और आखिर में 1871 जर्मन यूनिफिकेशन जो नेशन स्टेट फॉर्मेशन का क्लाइमैक्स था। ओके, अब फाइनल रैपिड रिवीजन सिर्फ 60 सेकंड में। पॉइंट 1, सॉर्यू का सपना डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स। 2, फ्रेंच रेवोल्यूशन, ला पात्री, ले सिटोयन। 3, नेपोलियनिक कोड, रिफॉर्म्स का स्प्रेड। 4, कांग्रेस ऑफ वियना, कंजर्वेटिज्म का राइज। 5, 1830 and 48 रेवोल्यूशंस, लिबरल वर्सेस कंजर्वेटिव क्लैश। 6, ग्रीक इंडिपेंडेंस, एक बड़ी नेशनलिस्ट विक्ट्री। 7, जर्मन यूनिफिकेशन, बिस्मार्क ने लीड किया। 8, इटालियन यूनिफिकेशन, कवोर और गैरिबाल्डी का की रोल। 9, एलेगोरीज, राष्ट्र को चेहरा देने के लिए मैरियान और जर्मेनिया का यूज। एंड 10, नेशनलिज्म, 19th सेंचुरी यूरोप को शेप करने वाली सबसे डोमिनेंट फोर्स बन गया। डन? तो एक बात हमेशा याद रखिए, हिस्ट्री रटने का सब्जेक्ट नहीं है, ये कॉज और इफेक्ट को समझने की कहानी है। इफ आपने ये चैप्टर लॉजिकली समझ लिया, इसकी स्टोरी को कनेक्ट कर लिया, तो नेशनलिज्म आपका स्ट्रॉन्ग एरिया बन जाएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।